अध्याय 356 अध्याय 356:100 नियमों का दाव फल दाव शासक संप्रदाय के नेता यूमेंगा-फू द्वारा प्रस्तावित। शीतयान इसे अस्वीकार करने में असमर्थ थे। वह तुरंत यूमेंगा-फू का शिष्य और दाव शासक संप्रदाय का उत्तराधिकारी बनने के लिए सहमत हो गया। शीतयान के जीवन में एक भयानक मोड़ तब आया जब यह दाव शासक संप्रदाय में शामिल हो गए और यूमेंगा-फू के मार्गदर्शन में एकमात्र शिष्य बन गए। यूमेंगा-फू के मार्गदर्शन में उन्होंने तेजी से खेती में प्रगति की और एक ओरिजिन फ्यूजन सॉवरेन रियलम योद्धा की दुर्जय स्थिति तक पहुंच गए। हालांकि उनकी आशाजनक खेती के बीच त्रासदी हुई। शीतयान को एक पत्र मिला जिसमें विनाशकारी समाचार दिया गया। शी परिवार, उनके रिश्तेदार को रातों रात बेरहमी से मिटा दिया गया था। इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने वाला रहस्य में डूबा हुआ है। कोई नहीं जानता कि शी परिवार को किसने खत्म किया। हालांकि जो स्पष्ट था वह यह था कि हमलावर एक विशिष्ट और कीमती कब्जा चाहता था। शी परिवार की रक्तरेखा का हृदय रक्त। नरसंहार के बाद खोजी गई प्रत्येक लाश में एक भयावह समानता थी, उनके हृदय रक्त की अनुपस्थिति। हत्यारे का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने किसी अज्ञात कारण से हृदय का रक्त निकालने के लिए शी परिवार के प्रत्येक सदस्य को मार डाला। त्रासदी की भयावहता ने शीतयान पर समझ से परे एक ऐसा बल डाला। शी परिवार, जो कभी फलता फूलता था, अब केवल स्मृतियों की दर्दनाक गूंज में ही अस्तित्व में है। अपने परिवार की अचानक मृत्यु के कारण शीतयान को भावनाओं के भंवर से जूझना पड़ा। क्रोध, दुख और हानि की गहरी भावना जिसने अभिव्यक्ति को अस्वीकार कर दिया। अज्ञात हमलावर ने न केवल शीतयान के परिवार के सदस्यों की जान ले ली थी, बल्कि एक क्रूर उद्देश्य से ऐसा किया था। हृदय रक्त की लक्षित निकासी एक भयावह उद्देश्य की ओर संकेत करती है। शीतयान ने खुद को पागलपन की कगार पर पाया। दुख और रोष की शक्तिशाली शराब ने उसे पी लिया। नुकसान की भयावहता भारी थी और नरसंहार से जुड़े अनुत्तरित सवालों ने उसकी पीड़ा को और बढ़ा दिया। इस तरह की तबाही के बाद एक समय के होनहार किसान के पास एक खालीपन रह गया था जिसे अकेले खेती नहीं भर सकती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन आंतरिक उथल पुथल के बावजूद शीतयान ने अपने परिवार के विनाश के पीछे के रहस्य को उजागर करने और किए गए अत्याचारों का बदला लेने की शपथ ली। प्रतिशोध की आग उसके भीतर धधक रही थी, जो निराशा की छाया के बीच उद्देश्य की किरण प्रदान कर रही थी। अपने परिवार के विनाश के दुखद परिणाम के सामने शीतयान को अपने मालिक यूमेंगा-फू के अटूट समर्थन में सांत्वना मिली। निराशा के बीच यूमेंगा-फू ताकत का स्तंभ बन गया जिसकी शीतयान को सख्त जरूरत थी। शी परिवार के भाग्य की गंभीर वास्तविकता जानने के बाद यूमेंगा-फू गंभीर आचरण के साथ शीतयान के पास पहुंचे। गुरुवार और शिष्य त्रासदी की छाया में एक साथ खड़े थे और यूमेंगा-फू ने शी परिवार के विनाश के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान की। उन्होंने खुलासा किया कि जिस हमलावर ने शी परिवार का सफाया किया था वह बहुत शक्तिशाली योद्धा रहा होगा। उनका लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, वह है शी परिवार की अनूठी रक्तधारा के हृदय का रक्त निकालना। यूमेंगा-फू ने शीतयान को उस आसन खतरे के बारे में आगाह किया जिसका उसे सामना करना पड़ सकता है। अगर हत्यारे को किसी तरह से पता चलता है कि शी परिवार का कोई जीवित व्यक्ति है जो निकट भविष्य में उसके लिए खतरा बन सकता है, तो वे निश्चित रूप से हर संभव तरीके से शीतयान को निशाना बनाएंगे। एक उदास बातचीत में यूमेंगा-फू ने शीतयान को एक कठोर कदम उठाने की सलाह दी। वह चाहते थे कि शीतयान अपना उपनाम बदल लें। इस सिफारिश के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट था। अपने उपनाम में परिलक्षित पारिवारिक बंधन को तोड़कर शीतयान संभावित रूप से अथक हत्यारे की पकड़ से बच सकता था। शुरुआत में शी परिवार से अपने अंतिम संबंध को तोड़ने के विचार के प्रति प्रतिरोधी
शीतयान को इस तरह के निर्णय की भावनात्मक उथल पुथल से जूझना पड़ा। उनके उपनाम को बदलने का कार्य उनके टूटे हुए अतीत के अवशेषों से एक निश्चित विराम का प्रतिनिधित्व करता है। जिस पारिवारिक पहचान को वह जीवन भर साथ लेकर चला, उसे त्यागने का विचार उसके दिल पर भारी पड़ गया। हालांकि कड़वी सच्चाई बनी रही, उनका परिवार अब नहीं रहा और बदला लेने के लिए उन्हें जीवित रहना पड़ा। बदला लेने की संभावना उसके भीतर एक लौ की तरह टिमटिमा रही थी। इसका एहसास तभी हो सकता था जब वह रहस्यमय हत्यारे की निरंतर खोज से बच जाता। यू मेंगा फू के प्रेरक शब्द चिंता और व्यावहारिकता दोनों से गूंज उठे। अपना उपनाम बदलना प्रतीकात्मक रूप से दर्दनाक होते हुए भी आत्म संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में उभरा। यह एक अज्ञात प्रतिद्वंद्वी के सामने जीवित रहने के ठंडे तर्क पर आधारित एक विकल्प था। अंत में अपने गुरुवार की तर्कसंगत सलाह और अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने की निर्विवाद आवश्यकता से प्रभावित होकर शीतयान ने अपना उपनाम बदलने का निर्णय लिया। एक बार शीतयान यूतियान बन गया, उसने गुरुवार द्वारा दिए गए नाम को अपना लिया, जो सबसे अंधेरे समय में उसके मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में खड़ा था। उनके उपनाम को बदलने का कार्य एक ऐसा इशारा था जो उनके परिवार के साथ उनके अंतिम संबंध को तोड़ने जैसा प्रतीत होता था। हालांकि यूतियान को इस फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। यह निर्णय उसे जीवित रहने देता है और हत्यारे की तलाश करने का समय देता है। यूतियान की नई पहचान के तहत शीतयान ने खुद को कठोर प्रशिक्षण के लिए समर्पित कर दिया। अपने गुरुवार, यू मेंगा फू और दाओ शासक संप्रदाय के संसाधनों के मार्गदर्शन में उसकी ताकत तेजी से बढ़ने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हजारों वर्षों में अनगिनत चुनौतियों को सहन करते हुए यूतियान की अटूट दृढ़ता फलीभूत हुई और वे एक रहस्यवादी संप्रभु क्षेत्र के योद्धा के पद पर आसीन हुआ। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, यूतियान ने खतरों की भूल भुलैया से गुजरते हुए एक खतरनाक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसने एक रहस्यवादी संप्रभु क्षेत्र के योद्धा की सीमाओं का भी परीक्षण किया। दुर्जेय अराजक जानवरों का सामना करते हुए, विश्वासघाती जाल से बचते हुए और खतरनाक इलाकों को पार करते हुए उन्होंने अद्वितीय लचीलेपन का प्रदर्शन किया। उनकी यात्रा तब चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई जब उन्होंने गुप्त क्षेत्र के केंद्र में प्रवेश किया। हजारों साथी रहस्यवादी संप्रभुओं के खिलाफ एक स्मारकीय लड़ाई में शामिल हुए। दांव पर लगा पुरस्कार एक प्राचीन विरासत भूमि में प्रवेश था, एक प्रतिष्ठित अवसर जिसे यूतियान सहित केवल 10 व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते थे। चुने गए लोगों में यूतियान सबसे मजबूत दावेदारों में से एक के रूप में सामने आया। विरासत भूमि की पवित्र परिधि के भीतर यूतियान को कई कष्टदायक परीक्षणों का सामना करना पड़ा, जिसने उसे मौत के कगार पर धकेल दिया। प्रत्येक परीक्षण में चमत्कारिक ढंग से जीवित रहते हुए वे प्राचीन योद्धाओं द्वारा छोड़ी गई अमूल्य विरासत के साथ उभरा। यह 100 नियमों का दाव फल था। यह असाधारण तरल, एक पेड़ पर लगे फल के विपरीत हजारों दुर्जेय प्राचीन योद्धाओं की सहयोगात्मक रचना थी। अराजकता के नियमों की उनकी गहन समझ के माध्यम से तैयार किए गए दाव फ्रूट ऑफ 100 रूल्स ने यूतियान को तेजी से ताकत बढ़ाने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया। इस विरासत का सार अराजकता के 100 नियमों की समझ को सुविधाजनक बनाने की क्षमता में निहित है। सटीक रूप से कहें तो यूतियान को अराजकता के सभी 108 नियमों को समझने का मौका मिला, जिसमें अंतरिक्ष का नियम भी शामिल था, जिसमें वे पहले ही महारत हासिल कर चुका था। अंतरिक्ष के नियम पर उनकी महारत गहरी हो गई और 100 नियमों के दाव फल की मदद से पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। 100 नियमों का दाव फल यूतियान के उत्थान के लिए उत्प्रेरक बन गया, जिसने अराजकता को नियंत्रित करने वाली अराजक ताकतों के बारे में उनकी समझ को बढ़ावा दिया।
तरल की प्रत्येक बूंद में प्राचीन योद्धाओं का सामूहिक सार समाहित था, जिससे एक तालमेल बना जिसने यूतियान की अराजकता के नियमों में महारत हासिल करने में तेजी ला दी। समझने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए यूतियान ने ग्रहणशीलता और फोकस की मानसिकता के साथ दाओ फ्रूट से संपर्क किया। तरल अपनी अलौकिक चमक के साथ अराजकता की हृदय गति के साथ स्पंदित होता प्रतीत हो रहा था। प्रत्येक बूंद में समझ के दायरे को खोलने की क्षमता थी। अराजकता के 108 अलग अलग नियमों के जटिल नृत्य को उजागर करने की कुंजी थी। जैसे ही यूतियान ने दाव फल खाया, उसे अपनी रगों में ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ, प्राचीन ज्ञान का एक सूक्ष्म मिश्रण जो उसके भीतर की अराजकता के साथ प्रतिध्वनित हुआ। तरल, हालांकि प्रतीत होता है कि ईथर है, एक ठोस प्रभाव रखता है क्योंकि यह उसके आध्यात्मिक सार के साथ घुल मिल जाता है, जिससे अराजकता के नियमों और खुद के बीच एक सामंजस्यपूर्ण मिलन होता है। यह प्रक्रिया तात्कालिक नहीं थी, यह धीरे धीरे प्रकट हुआ, एक दुर्लभ फूल के खिलने के समान जो एक एक करके अपनी पंखुड़ियां खोलता है। दाव फल अंतर्दृष्टि के भंडार की तरह था। इसने यूतियान को संरचित तरीके से अराजकता के अंतर्निहित सिद्धांतों से अवगत कराया। यह ऐसा था मानो उसने आत्मज्ञान की भूल भुलैया को पार कर लिया हो। प्रत्येक मोड़ और मोड़ के साथ अराजक टेप पेस्ट्री का एक नया पहलू सामने आ रहा हो। एक एक करके अराजकता के नियम यूतियान की चेतना में उजागर हो गए। तरल ने उत्प्रेरक के रूप में काम किया, उसकी समझ को तेज किया और उसे अभूतपूर्व स्पष्टता के साथ प्रत्येक नियम के सार को समझने की अनुमति दी। जैसे ही यूतियान दाओ फ्रूट ऑफ 100 रूल्स द्वारा लाए गए ज्ञान के सागर में गहराई से उतरा, उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसने उसके संकल्प की परीक्षा ली। अराजकता के कुछ नियम मायावी साबित हुए, रहस्य के पर्दे में ढके हुए थे जिन्हें भेदने के लिए असाधारण अंतर्दृष्टि की आवश्यकता थी। फिर भी प्रत्येक चुनौती के साथ दाओ फ्रूट ने ऊर्जा के तीव्र प्रवाह के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसे समझने की अपनी खोज में बने रहने का आग्रह किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइटमैप दान करें। अध्याय 357 यूतियान की कहानी 100 नियमों का दाव फल यूतियान के लिए बहुत मददगार था। वह अराजकता के सभी 108 नियमों को समझने में सक्षम था। उन्होंने न केवल इन नियमों को समझा, बल्कि उन्होंने एक अनूठी खेती तकनीक बनाने का भी फैसला किया जो उनके लिए सबसे उपयुक्त थी। ठीक उसी तरह यूतियान ने अपनी खेती की तकनीक के लिए एक अच्छी नींव रखने में कामयाब होने से पहले गुप्त क्षेत्र के अंदर सैकड़ों साल बिताए। पिछले सैकड़ों वर्षों में वे केवल एक अच्छी नींव रखने में सफल रहे, उन्होंने खेती की तकनीक नहीं बनाई। कोई कल्पना कर सकता है कि खेती की यह तकनीक कितनी प्रभावशाली होगी। इसी समय के आसपास यूतियान के गुरुवार यूमेंगफू सर्वोच्च पद हासिल करने में कामयाब रहे और अराजकता के पहले राजा बन गए। वर्ष तेजी से बीत गए और सैकड़ों हजारों वर्ष ऐसे ही बीत गए। यूतियान को कई परीक्षणों से गुजरना पड़ा और अनगिनत खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ा। भले ही वह अराजकता के पहले राजा का एकमात्र शिष्य था, इतने वर्षों के बाद भी यूतियान केवल रहस्यवादी संप्रभु क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने में सफल रहा। वह अभी भी अराजकता संप्रभु क्षेत्र से कुछ हद तक दूर था। यही वह समय था जब वे अंततः अपनी खेती की तकनीक के लिए एक मोटी रूपरेखा तैयार करने में कामयाब रहे। यदि रूपरेखा का पालन किया जाए तो वे एक ऐसी साधना तकनीक बना सकता है जो उसके लिए सबसे उपयुक्त हो और जिसमें उसके लिए आवश्यक सभी तत्व हों। हालांकि उसकी दुनिया तब बिखर गई जब उसे अंततः उस हत्यारे के निशान मिले जिसने उसके परिवार को खत्म कर दिया। उन निशानों का अनुसरण करते हुए
यू तियान को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसका अपना स्वामी अराजकता का पहला राजा शी परिवार को नष्ट करने वाला था। उसी समय यू तियान को समझ आया कि कैसे उसके मालिक ने अराजकता के पहले राजा का पद सुरक्षित किया। यह जानना होगा कि असंख्य शक्तिशाली योद्धा थे, उनमें से सभी नहीं बल्कि कम से कम लाखों योद्धा प्रथम दिव्य जागृति क्षेत्र योद्धा के एकमात्र पद के लिए लड़ रहे थे। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अपने गुरुवार जैसा कोई व्यक्ति उन लाखों योद्धाओं को पीछे छोड़कर विजेता कैसे बन सकता है? इसका मतलब है कि उस पद को हासिल करने के लिए उसके मालिक के पास अपनी भाग्यशाली मुठभेड़ें और तरकीबें होनी चाहिए। यू तियान का दिल यह जानकर दुखी हो गया कि यूमेंगफू की भाग्यशाली मुठभेड़ वास्तव में वे और उसका परिवार थी। यूमेंगफू ने सेलेस्टियल के 8 छिपे हुए द्वारों को खोलने में मदद करने के लिए शी परिवार की रक्त रेखा के हृदय रक्त का उपयोग किया। यह पता चला कि यूमेंगफू ने एक स्पष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यू तियान को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। शी फैमिली की ब्लड लाइन में ऐसा क्या खास था? यह पता चला कि शी परिवार के सदस्यों के हृदय रक्त में बहुत विशेष ऊर्जा का एक कतरा था जिसे दिव्य ऊर्जा कहा जाता है। दिव्य ऊर्जा का यह किनारा अविश्वसनीय रूप से शुद्ध था और दिव्य के 8 छिपे हुए द्वारों को खोलने में मदद करने में सक्षम था। यू तियान को लंबे समय तक पता नहीं था कि क्या करना है। वह अपने परिवार का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसके मालिक को मारना बहुत शक्तिशाली था। हालांकि यू तियान ने सहने की योजना नहीं बनाई थी। उसे अपने परिवार का बदला लेना है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अपने क्रोध में यू तियान ने यूमेंगफू की अनुपस्थिति में पूरे दाओ शासक संप्रदाय को नष्ट करके अपनी पहली पागल कार्रवाई की। वह एक पागल राक्षस की तरह था जो उस समय दाओ शासक संप्रदाय में मौजूद हर एक व्यक्ति को मार रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे बुरे लोग थे या अच्छे लोग, सभी मारे गए। यू तियान एक शिखर रहस्यवादी संप्रभु क्षेत्र योद्धा था। इतना ही नहीं, वह ऐसा व्यक्ति था जिसने अराजकता के सभी 108 नियमों को समझ लिया था। उनकी ताकत की तुलना अन्य लोग, यहाँ तक कि अराजकता संप्रभु क्षेत्र के योद्धा भी नहीं कर सकते थे। यू तियान ने न केवल दाओ शासक संप्रदाय को नष्ट कर दिया, बल्कि उसने एक राक्षसी तकनीक विकसित की और अंतिम बंधन को तोड़ने और अराजकता संप्रभु क्षेत्र का योद्धा बनने के लिए दाओ शासक संप्रदाय के खून का इस्तेमाल किया। वह पागल हो गया और यूमेंगफू से संबंधित सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जब यूमेंगफू को खबर मिली तो वह क्रोधित हो गया। उन्होंने यू तियान का प्रतिवाद किया। यू तियान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह यूमेंगफू के सामने चींटी जैसा था। वह जानता था कि वह जीत नहीं सकता, लेकिन उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया और एक प्रश्न पूछा। वह जानता था कि यूमेंगफू ने शी परिवार का विनाश क्यों किया। वह जानना चाहता था कि उसने यू तियान को अपने शिष्य के रूप में क्यों स्वीकार किया। यूमेंगफू ने उसे उत्तर दिया। उसने यू तियान को बताया कि उसके शरीर के भीतर दौड़ने वाला खून बहुत खास है। वह यूमेंगफू की योजना में एक बैकअप योजना से ज्यादा कुछ नहीं था। अगर किसी तरह यूमेंगफू सेलेस्टियल्स के 8 छिपे हुए द्वारों को खोलने में असमर्थ था, तो वे अपने शरीर को त्यागने और यू तियान के शरीर को चुराने की योजना बना रहा था। दिव्य ऊर्जा और शी फैमिली ब्लड लाइन के साथ उसे यकीन था कि वह दिव्य के 8 छिपे हुए द्वार खोल सकता है और अराजकता का राजा बन सकता है। यह सिर्फ एक बैकअप प्लान था। हालांकि उन्हें कभी भी इस योजना को क्रियान्वित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वे अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम थे। अब यू तियान एक बीज से अधिक कुछ नहीं था जो एक पेड़ बन सकता था। उस समय वह यूमेंगफू के लिए एक समस्या बन जाएगा। इसलिए
यू मेंगाफू ने यू तियान को मारने और भविष्य की परेशानी को खत्म करने का फैसला किया। फिर भी यू तियान अभी भी स्थान और समय को बाधित करके भागने में सक्षम था। वह भागकर छिप गया। वह छाया में रहकर अपनी शक्ति बढ़ाने लगा। साथ ही उन्होंने अपनी खेती तकनीकी रूपरेखा में कुछ विशेषताएं बदल दी। यू मेंगाफू ने अपने बैकअप प्लान के बारे में बताया और अब यू तियान भी अपने लिए एक परफेक्ट बैकअप प्लान बनाना चाहता था। ऐसे ही लाखों वर्ष बीत गए। यू तियान अंततः अपनी रूपरेखा के अनुसार खेती की तकनीक बनाने में सक्षम हो गया। उन्होंने इस साधना तकनीक को प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज नाम दिया। इतना ही नहीं, उसकी राक्षसी खेती अराजकता संप्रभु क्षेत्र के चरम पर भी पहुंच गई थी। यू तियान पूरी तरह से एक पागल राक्षस बन गया था। वह अपनी जरूरत की किसी भी चीज के लिए हत्या कर देता था और लूट लेता था। वह मनोरंजन के लिए लोगों को आतंकित करने के लिए निरर्थक हत्याएं भी करता था। उसने सार्वजनिक रूप से एक प्रभावशाली संप्रदाय के नेता की पत्नी के साथ बलात्कार करने की हद तक सभी प्रकार के अपराध किए। ऐसा कहा जाता था कि उस संप्रदाय के नेता का यू मेंगाफू के साथ गहरा संबंध था। इस कृत्य से न केवल जनता क्रोधित हुई बल्कि समस्त अराजकता फैल गई। अराजकता की नजर में यू तियान स्वर्गीय राक्षसों से भी अधिक राक्षसी बन गया है। पूरी अराजकता की नजर यू तियान पर पड़ी और उसका शिकार करना शुरू कर दिया। लेकिन वे यू तियान की ताकत का हिस्सा बनने के अलावा कुछ भी करने में असमर्थ थे। यह यू तियान ही था जिसने नो रिटर्न की निषिद्ध भूमि में हलचल भरी जिंदगियों को मिटा दिया। साथ ही उन्होंने यू मेंगाफू से जुड़ी आखिरी चीज को भी खत्म कर दिया। इससे यू मेंगाफू पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसे यू तियान को भागने देने का अफसोस हुआ। नहीं, उसे शी परिवार के साथ यू तियान को न मारने का पछतावा था। उन्हें यू तियान को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने पर पछतावा हुआ। आखिरकार यू मेंगाफू को समझ आ गया कि उसके अलावा यू तियान को कोई नहीं हरा सकता। उसने यू तियान को मारने के लिए अराजकता के महान योद्धाओं को छोड़ दिया था। हालांकि यह उसकी ओर से भी एक गलती साबित हुई। उन्हें यू तियान के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत देकर उन्होंने केवल यू तियान को मजबूत बनने का मौका दिया। यू तियान अब पहले से ही एक सर्वोच्च विशेषज्ञ बन गया था, जिसने आकाशीय ग्रहों के कई छिपे हुए द्वार खोल दिए थे। उनके हृदय रक्त में दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति के कारण उन्हें दिव्य के छिपे हुए द्वार खोलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अंत में यू तियान ने व्यक्तिगत रूप से कार्यवाही की। वह एक दिव्य जागृति क्षेत्र योद्धा था। कोई भी सर्वोच्च विशेषज्ञ कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वे कभी भी ऐसे योद्धा का सामना नहीं कर सकते जो पहले ही अजेयता की ओर अंतिम कदम उठा चुका हो। यू मेंगाफू ने आसानी से यू तियान को पकड़ लिया और उसके शरीर को नष्ट कर दिया। उसने यू तियान को पूरी तरह से नहीं मारा। वे चाहता था कि यू तियान अनंत काल तक पीड़ित रहे। इसीलिए उसने शरीर को नष्ट करने से पहले यू तियान की आत्मा को उसके शरीर से निकाल लिया। फिर वह यू तियान की आत्मा को नो रिटर्न की भूमि पर ले आया और उसकी आत्मा को वहां सील कर दिया। उसके बाद से यू तियान की आत्मा को हर दिन असहनीय दर्द सहना पड़ा। वह न तो बच सका और न ही दर्द सह सका। हालांकि यू मेंगाफू को कभी नहीं पता था कि यू तियान की आत्मा को जीवित रहने देना उसे वापसी का एक और मौका देने जैसा था। यह सिर्फ इतना है कि यू तियान को ये जियाओ की उपस्थिति तक अपनी वापसी के लिए कभी भी एक आदर्श व्यक्ति नहीं मिला। यह अफसोस की बात थी कि ये जियाओ ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे आसानी से बरगलाया जा सके। यू तियान की योजना विफल हो गई और उसे मरना पड़ा। उसकी आत्मा को ये जियाओ ने निगल लिया था। ये जियाओ ने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली। उसने यू तियान की यादों के हर टुकड़े को पढ़ लिया था।
अब वह न केवल यूतियान के जीवन के बारे में पूरी तरह से समझता है, बल्कि उसे अराजकता के पहले राजा के बारे में भी जानकारी मिलती है। यूतियान की आत्मिक शक्ति बेहद मजबूत थी। हालांकि ये जियाओं के लिए यह पानी की बाल्टी में एक बूंद की तरह थी। हालांकि ये जियो ने यूतियान की आत्मा से कई चीजें सीखीं, और वे उन्हें जल्द ही अच्छे उपयोग में लाने की योजना बना रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- मैप दान करें। अध्याय 358 अध्याय 358 स्पिरिटास की भूमि। स्पिरिटस की भूमि बहुत अनोखी थी। इस भूमि का मुख्य घटक विशाल महासागर था। वह जहां तक नजर जा सकती थी वहां तक फैला हुआ था, मानो उसका कोई अंत ही न हो। इस असीम महासागर में चारों ओर द्वीप थे। स्पिरिटास खरबों लोगों वाली एक जाति थी। वे कई भूमियों पर पाए जा सकते हैं, हालांकि उनकी मातृभूमि अभी भी स्पिरिटास की भूमि थी। इस भूमि पर कई शक्तिशाली सेनाएं भी थीं। जब कुछ शक्तियां मजबूत होंगी तो वे कई द्वीपों पर शासन करने में सक्षम होगी और उन्हें एकजुट करके और भी बड़े द्वीप बना दी। वर्तमान में स्पिरिटस की भूमि में सबसे बड़े द्वीप को सेक्रेड सोल आइलैंड कहा जाता है। इसका निर्माण सैकड़ों बड़े द्वीपों से हुआ है और इसका इतिहास कई युगों का है। केवल सेक्रेड सोल द्वीप के नाम में पवित्र शब्द है क्योंकि यह द्वीप बहुत बड़ा था और इसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा था। वास्तव में यह सेक्रेड सोल द्वीप अकेले ही मॉर्निंग स्टार्स की पूरी भूमि जितना विशाल था। इस द्वीप पर शासन करने वाली शक्ति को होली स्पिरिट पैलेस कहा जाता था। होली स्पिरिट पैलेस न केवल सेक्रेड सोल द्वीप में सर्वोच्च शासक शक्ति थी, बल्कि यह स्पिरिटस की पूरी भूमि में सबसे मजबूत शक्ति भी थी। स्पिरिटस की पूरी भूमि में ऐसी कोई अन्य शक्ति नहीं है जो होली स्पिरिट पैलेस का मुकाबला कर सके। एक साधारण शक्ति के लिए एक रहस्यवादी संप्रभु का जन्म एक चरम शक्ति माना जा सकता है, और वे एक बड़े द्वीप को नियंत्रित करने के लिए योग्य थे। जहां तक पवित्र आत्मा महल की बात है, सतह पर रहस्यवादी संप्रभुओं की संख्या पहले ही कई हजार से अधिक हो चुकी थी, और यह अज्ञात था कि अंधेरे में कितने थे। कई हजार रहस्यवादी संप्रभुओं के अलावा उनके पास कई सौ कैओ संप्रभु और यहाँ तक कि दर्जनों सर्वोच्च विशेषज्ञ भी हैं। सबसे मजबूत सर्वोच्च विशेषज्ञ ने पहले ही आकाशीय ग्रहों के सभी 8 छिपे हुए द्वार खोल दिए थे। वह होली स्पिरिट पैलेस के नेता थे और अन्य लोग उन्हें सोल पैट्रियार्क कहते थे। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करने के लिए कि अज्ञात संख्या में शक्तिशाली विशेषज्ञ थे, भले ही कोई भी न हो, सोल पैट्रियार्क अकेले ही पवित्र आत्मा महल को अस्थिर बनाने के लिए पर्याप्त था। निषिद्ध कहे जाने वाले 10 द्वीपों के अलावा हर द्वीप में स्पिरिटास प्रजाति के लोग रहते थे। इस दिन 10 निषिद्ध द्वीपों से प्रकाश की 10 चमकदार किरणें अचानक बादलों को भेदते हुए आकाश में चली गईं। गड़गड़ाहट। इस समय आसमान में कुछ अंधेरा छा गया और एक तेज तूफान आने लगा। इन द्वीपों पर आत्मा की खेती करने वाले स्पिरिटस जाति के लोग सदमे में पड़ गए। उनमें से कई लोग ऐसी शक्ति के सामने डर से कांपने लगे। होली स्पिरिट पैलेस एक मंद रोशनी वाले गुप्त कक्ष में सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ा व्यक्ति भावशून्य था। इसी समय बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोली। चौंका देने वाली रोशनी की 2 किरणें विस्फोटक ढंग से निकलीं। तभी बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और जेड का एक टूटा हुआ टुकड़ा उसके सामने आ गया। यद्यपि जेड का टुकड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था, फिर भी उसमें से विशाल और प्राचीन ऊर्जा का उतार चढ़ाव निकल रहा था। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आत्मा वाला कोई व्यक्ति आ रहा है। इस प्रकार की आत्मिक शक्ति स्पिरिटस की पूरी भूमि को हिला देने के लिए पर्याप्त है। बूढ़ा मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन उसकी आंखें रहस्यों से भरी थीं। कुछ ही समय बाद
अंधेरे गुप्त कक्ष के भीतर का स्थान विकृत हो गया क्योंकि आकृतियां एक के बाद एक दिखाई देने लगीं। इनमें से कुछ आकृतियां पुरानी थीं और कुछ अपने जीवन के चरम काल में थीं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे दिखते थे, उनके शरीर में व्याप्त ऊर्जा अतुलनीय रूप से भयानक थी। यदि कोई उन्हें ध्यान से गिने तो वे 1 दर्जन से अधिक थे। अगर बाहरी दुनिया के आत्मा साधकों ने इन लोगों को देखा तो वे निश्चित रूप से बेहद चौंक जाएंगे। यदि ये आत्मा साधक अचानक प्रकट हो जाए तो पूरी भूमि उनसे हिल जाएगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस गुप्त कक्ष में प्रकट होने वाले सभी आत्मा साधक सर्वोच्च विशेषज्ञ थे। भगवान आत्मा पितृसत्ता सभी ने धीमी आवाज में बूढ़े का अभिवादन किया। बूढ़ों में से एक ने आगे बढ़कर कहा, प्रभु आत्मा पितृसत्ता अभी। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन हर कोई समझ गया कि वह क्या कहना चाहता था। सोल पैट्रियार्क ने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज में आश्चर्य का संकेत मिला हुआ था। वास्तव में, जैसा कि लेडी जेवन ने सूचित किया था, राक्षसी आत्मा बल वाला कोई व्यक्ति आ रहा है। जैसा कि उसने निर्देश दिया था, हमें उसकी रिपोर्ट करनी होगी। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, ओल्ड जी, तुम जाओ और व्यक्तिगत रूप से लेडी जेवू को सूचित करो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मैं करूंगा। भगवान आत्मा पितृसत्ता बूढ़े ने कहा और गायब हो गया। स्पिरिटास की भूमि में बहुत सारे द्वीप थे। उनके भी कई प्रकार थे। हजारों मध्यम आकार के द्वीपों में से ब्लैकस्टोन द्वीप एक साधारण द्वीप था। ब्लैकस्टोन द्वीप का द्वीप स्वामी एक ओरिजिन फ्यूजन संप्रभु क्षेत्र योद्धा था। इस द्वीप की एक पर्वत श्रृंखला के भीतर तीव्र स्थानिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव होता रहा। कुछ ही देर में उस जगह पर एक दरार दिखाई दी और फिर एक व्यक्ति उसके भीतर से छलांग लगाकर बाहर आ गया। यह व्यक्ति ये जियाओ था। उसके दरार से बाहर आने के तुरंत बाद दरार धीरे धीरे बंद हो गई। उसी समय आकाश में घटना धीरे धीरे गायब हो गई और आकाश ने अपनी चमक वापस पा ली। तेज हवा अचानक रुक गई और बारिश का तूफान थम गया। आसमान एक बार फिर साफ हो गया। यह स्पिरिटास की भूमि है। ये जियाओ हवा में तैर रहा था और वह पहले से ही इस दुनिया के दमन को अपने ऊपर महसूस कर सकता था। इस तरह का दमन कुछ ऐसा था जो उसके शरीर पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर था। ये जियाओ को पता था कि वह इस तरह का दमन क्यों महसूस कर रहा था। यह इस भूमि के कारण ही है। स्पिरिटस की भूमि बहुत अनोखी है। यह स्पिरिटास जाति की मातृभूमि है। हालांकि अन्य जातियों के लोग अभी भी इस भूमि पर पाए जा सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन सभी की आत्मा का दमन एक समान है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे स्पिरिटास जाति से नहीं हैं। हालांकि ये जियाओ ने भी इस दमन को महसूस किया, लेकिन इसका उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। इस भूमि की ऊर्जा, यह बहुत अजीब है। यह बाहर की अराजकता ऊर्जा से भिन्न है। ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी और इस ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। वह अराजकता ऊर्जा को महसूस कर सकता था, लेकिन इस भूमि में एक अन्य प्रकार की ऊर्जा भर रही थी। अचानक ये जियाओ को इस ऊर्जा से परिचित होने का एहसास हुआ। वह बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। क्या यह आत्मबल है? ये जियाओ ने आत्मा की शक्ति को आत्मसात करने की कोशिश की, हालांकि वे ऐसा करने में असमर्थ रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास ऐसी कोई साधना तकनीक नहीं थी जो आत्मिक बल को विकसित कर सके। हालांकि उसके पास अभी भी एक रास्ता था। खा जाओ। ये जियाओ ने कोशिश की और आसपास से बड़ी मात्रा में सोल फोर्स को निगल लिया। हालांकि यूतियान की आत्मा को निगलने से प्राप्त आत्मा बल की तुलना में वे कुछ भी नहीं थे। कम से कम उन्होंने पुष्टि की कि वे इस भूमि के परिवेश से आत्मिक बल का उपभोग करके आसानी से अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ा सकते हैं।
जैसा कि ये जियाओ अभी भी अनुमान लगा रहा था, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने अपना सिर उठाया। जब वह अपने सामने के दृश्य को उदासीनता से देख रहा था तो उसकी दोनों आंखें चील की आंखों की तरह थीं। 1 दर्जन से अधिक आकृतियां उसके सामने आईं और उसकी ओर उड़ गईं। वे सभी स्पिरिटास जाति के लोग थे। वास्तव में वहां 2 समूह प्रतीत होते थे। एक समूह में युवा स्पिरिटास और मध्यम आयु वर्ग के स्पिरिटास थे। कुछ अधेड़ उम्र के स्पिरिटा कुछ युवा स्पिरिटा को घेरे हुए थे। वे सभी सुरक्षात्मक स्थिति में थे। जाहिर है वे मध्यम आयु वर्ग के स्पिरिटा युवा स्पिरिटा के संरक्षक थे। जहां तक लोगों के दूसरे समूह की बात है, वे सभी पुराने स्पिरिटा थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे युवा और मध्यम आयु वर्ग के स्पिरिटास के समान रास्ते पर नहीं थे। दूसरे शब्दों में, स्पिरिटास के ये 2 समूह 2 अलग अलग गुटों से आए थे। ये जियाओं की नजर इन लोगों पर पड़ी। उनकी शक्तिशाली दिव्य इंद्रिय ने पहले ही उनके शरीर के भीतर की ऊर्जा का पता लगा लिया था। हालांकि वह आत्माओं की खेती करने वालों के क्षेत्र को जानता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उन्होंने अपनी आत्माओं की खेती कैसे की। ये जियाओ बता सकते हैं कि ये स्पिरिटा या तो कैओस ओवरऑल और सेंटरियलम आत्मा कल्टीवेटर थे या कैओस स्पिरिट सेंटरियलम सोल कल्टीवेटर थे। सबसे कमजोर युवा स्पिरिटास थे। उनके पास माइनर और मेजर सेंटरियलम योद्धाओं की ताकत थी। अपनी नजर घुमाकर ये जियाओ ने पाया कि उसके पीछे से भी बहुत सारे आत्मा साधक आ रहे थे। क्या हुआ? ये सभी लोग यहाँ क्यों उड़ रहे थे? हालांकि ये जियाओ हैरान था, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। उसकी ताकत के साथ उसे डरने की कोई जरूरत ही नहीं थी। एक मानव जब हर कोई आया तो उन्होंने अपनी आंखों में थोड़ा आश्चर्य के साथ ये जियाओ को देखा। इस भूमि पर विदेशी नस्ल के लोगों की संख्या बहुत कम थी। इनमें मनुष्य सबसे आम थे। इसलिए हालांकि वे आश्चर्यचकित थे, लेकिन इस द्वीप पर एक इंसान को देखकर उन्हें कोई झटका नहीं लगा। मानव खजाना सौंप दो। सबसे पहले पहुंचे बूढ़ों में से एक ने जोर से चिल्लाया। उसकी आत्मिक शक्ति आसपास के वातावरण में उमड़ पड़ी, जिससे एक आत्मिक दबाव बना जिसने पूरे स्थान को घेर लिया। खजाना ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी। फिर उसने उदास होकर कहा, मेरे पास यहाँ कोई खजाना नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें। अध्याय 359 अध्याय 359 द्वीप क्षेत्र खजाना ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी और बेहोश होकर कहा, कौन सा खजाना? मेरे पास यहाँ कोई खजाना नहीं है। बकवास। पहले आकाश में एक असामान्य घटना हुई थी। उसके बाद हमें इस जगह से ऊर्जा का तीव्र उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से महसूस हुआ। अब जब असामान्य घटना गायब हो गई है तो आप यहाँ केवल एक ही हैं। आपने इसे दूर ले लिया होगा। खजाना युवा आत्मा कृषकों में से एक चिल्लाया। जैसे ही युवा आत्मा साधक चिल्लाया, बाकी आत्मा साधकों ने भी ये जियो को मजबूर करने की कोशिश की। मानव खजाना उनका है जिनके पास इसे रखने की क्षमता है। तुम्हारे पास खजाना रखने की योग्यता नहीं है। यदि तुम इसे नहीं सौंपते तो हमें निर्दयी होने का दोष मत दो। एक बूढ़े स्पिरिटस ने सख्ती से बात की। ये जियाओं को आखिरकार समझ आया कि क्या हुआ था। यह पता चला कि उनके आगमन से ऊर्जा का तीव्र उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ और वे इस बिंदु को समझ सकते थे क्योंकि उन्होंने स्पिरिटस की भूमि के लिए सीधा रास्ता बनाने के लिए अंतरिक्ष नियम के गहन सत्य का उपयोग किया था और यहाँ आए थे। हालांकि वह उस घटना के बारे में नहीं समझ सका जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले उनके आगमन से किसी भी घटना की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। चूंकि ये जियाओ ने ऐसा सोचा था, उसके लिए इसका मतलब है कि इस घटना का उससे कोई संबंध नहीं होगा।
यह महज एक पूर्ण संयोग था कि उनके आगमन का समय और घटना के प्रकट होने का समय बिल्कुल मेल खाता था, जिससे इन लोगों को गलतफहमी हुई और उन्होंने सोचा कि एक बड़ा खजाना प्रकट हुआ था और वे उसे ले गया। बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि ये जियाओ चुप था। उसने सोचा कि ये जियाओ उनके साथ मौत से लड़ने के लिए तैयार है, इसलिए उसने गुस्से में हमला कर दिया। किसने सोचा होगा कि ये जियाओ उसके हमले का इंतजार कर रहा था। ये जियाओ वास्तव में देखना चाहता था कि इन स्पिरिटास के पास किस तरह के साधन हैं और वे कैसे लड़ते हैं। हालांकि ये जियो निराश था। बूढ़े ने शुरू में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। प्रबल आत्मबल ने तूफान की भांति आक्रमण किया। यह एक आत्मिक कौशल था, बिल्कुल सामान्य। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सोल फोर्स का यह अंश ये जियाओ के लिए उल्लेख करने लायक नहीं था। उसने अपनी उंगली हिलाई। आंधी के समान जो आत्मिक बल था, वह क्षण भर में नष्ट हो गया। इस दृश्य के कारण युवा स्पिरिटास की पुतलियां सिकुड़ गईं और बूढ़े व्यक्ति का चेहरा सदमे से भर गया। यह कैसे हो सकता है? बूढ़ा कांप उठा और उसे तुरंत पता चल गया कि उसने लोहे की प्लेट को लात मार दी है। दूसरे पक्ष ने विरोध करने के लिए किसी युद्ध कौशल का भी इस्तेमाल नहीं किया था। उसने अपने हमले को तितर बितर करने के लिए बस अपनी उंगली हिलाई। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए एक योद्धा को कितना शक्तिशाली होना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक सोल अटैक था। यह मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी युद्ध कौशल की तरह नहीं था। किसी युद्ध कौशल का मुकाबला करने की तुलना में आत्मिक हमले का मुकाबला करना 100 गुना अधिक कठिन है। भाग जाना। बूढ़ा अब दोबारा हमला करने के बारे में नहीं सोचता। वह सीधे घूमा और निर्णायक रूप से भागा। यह सिर्फ वह नहीं था, हर कोई समझता था कि यह जियाओ कितना शक्तिशाली है। हमला करने वाला बूढ़ा व्यक्ति एक मशहूर व्यक्ति था। हर कोई जानता था कि वह उनके दो समूहों में सबसे मजबूत था, लेकिन फिर भी उसने भागने का विकल्प चुना। अन्य लोग अब भी ये जियाओ से लड़ने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? जाहिर है, ऐसी स्थिति में ये जियो से लड़ना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा। यहाँ कोई भी मूर्ख नहीं था, क्योंकि ये जियाओ ने अपनी उंगली के एक साधारण झटके से आसानी से बूढ़े व्यक्ति के हमले का मुकाबला किया। इसका मतलब है कि ये जियो निश्चित रूप से बहुत मजबूत है। यहाँ तक कि साधना में एक चरण का अंतर भी घातक साबित हो सकता है। प्रारंभिक चरण के माइनर सेंट रियलम योद्धाओं का एक समूह एक भी मेजर सेंट रियलम योद्धा को मारने में सक्षम नहीं हो सकता है। वे सभी इस बात को समझते थे, इसलिए किसी ने भी ये जियाओ से लड़ने का फैसला नहीं किया। वे सभी भागने लगे। जहां तक ये जियाओ का सवाल है, उसे लगा कि उनसे लड़ना उबाऊ है। वे स्पष्ट रूप से मजबूत नहीं थे। यदि वह आत्मा की क्षमताओं का अनुभव करना चाहता है, तो उसे या तो एक ओसम प्रभु या यहाँ तक कि एक सर्वोच्च विशेषज्ञ को ढूंढना होगा, या उसे कोई अन्य रास्ता तलाशना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अपना सिर हिलाते हुए ये जियाओ भी चला गया। ये जियाओ अभी अभी आया था और उसे ब्लैकस्टोन द्वीप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसके बारे में पूछताछ करने के लिए कुछ आत्मा साधकों के मिलने के बाद ही उन्हें पता चला कि बंद शहर कहाँ था। निकटतम शहर ब्लैकस्टोन द्वीप का सबसे बड़ा शहर था, जिसे डार्क सोल सिटी कहा जाता था। स्काई पेवेलियन वह स्थान था जहां डार्क सोल सिटी में बेची जाने वाली वस्तुओं का सबसे संपूर्ण संग्रह था, जिसमें आत्मा कौशल, खजाने आदि शामिल थे। यहाँ तरह तरह के खजाने भी बेचे जाते थे। ऐसा कहा गया था कि स्वर्गीय मंडप के पीछे रहस्यवादी संप्रभु क्षेत्र के योद्धा की छाया थी। इस वजह से किसी ने भी स्वर्गीय मंडप में परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि द्वीप मास्टर ने भी नहीं। ये जियाओ के डार्क सोल सिटी में पहुंचने के बाद
उसने हर तरह की जानकारी की तलाश शुरू कर दी जो उसे स्पिरिटस की भूमि को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सके। इस द्वीप पर इस भूमि के बारे में लगभग हर जानकारी इकट्ठा करने में उसे केवल 2 दिन लगे। अंत में उन्होंने सबसे पहले स्काई पवेलियन नामक स्थान पर जाने का निर्णय लिया। ये जियाओ को स्काई पवेलियन के बारे में पता चलने के बाद वे स्काई पवेलियन तक गया। स्काई पवेलियन को 3 स्तरों में विभाजित किया गया था। पहला स्तर मुख्य रूप से उन कृषकों के लिए था जिन्हें उत्कृष्ट स्पिरिटा नहीं माना जाता था, इसलिए जो सामान बेचा गया उसकी कीमत ज्यादा नहीं थी। यदि खजाने थे भी तो संभवतः वे स्वर्गीय आत्मा रैंक के आसपास थे। दिव्य आत्मा रैंक के खजाने मुख्यतः दूसरे स्तर पर थे। जहां तक तीसरे स्तर की बात है, योद्धाओं को इस स्थान पर दिव्य विध्वंसक रैंक का खजाना आसानी से मिल सकता था। ये जियाओ इस भूमि को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस भूमि का एक नक्शा खरीदना चाहता था। ये जियाओ ने सबसे पहले पहली मंजिल के आसपास पूछा और पता चला कि पहली परत में स्पिरिटस की भूमि का नक्शा नहीं था। उनके पास केवल प्रथम तल पर आसपास के द्वीपों का नक्शा था। सामान्यतया मानचित्र ने डार्क सोल द्वीप के आसपास 10 से अधिक द्वीपों द्वारा गठित द्वीप समूहों के स्थान को इंगित किया। प्रत्येक द्वीप को एक विशाल महासागर अलग करता था। समुद्र में सोल बीस्ट रहते थे जो सोल कल्टीवेटर्स और यहाँ तक कि योद्धाओं के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकते थे। चाहे वह उड़ रहा हो या नौकायन कर रहा हो, सोल बीस्ट्स द्वारा घात लगाए जाने की संभावना थी। इसलिए कमजोर आत्मा वाले साधक उन द्वीपों को आसानी से नहीं छोड़ेंगे जिन पर उनका जन्म हुआ है। यहाँ तक कि कुछ कमजोर आत्मा साधक भी थे जो शायद अपने शेष जीवन में कभी भी द्वीप नहीं छोड़ेंगे। क्या आपके पास यहाँ अधिक संपूर्ण मानचित्र है? उदाहरण के लिए स्पिरिटस की संपूर्ण भूमि का मानचित्र, ये जियो ने पूछा। यह, मुझे खेद है, मुझे डर है कि हमारे पास यह नहीं है। जिस स्टाफ सदस्य से पूछताछ की गई वे हैरान नजर आया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान ऐसा नक्शा खरीदना चाहेगा। ऐसा नक्शा बहुमूल्य था। कहने की जरूरत नहीं है, जब किसी की ताकत माना के अनुरूप नहीं थी तो ऐसा नक्शा खरीदना बेकार था। नहीं, ये जियाओ थोड़ा निराश था। यदि आप दूसरी मंजिल पर जाएं, तो वहां क्लियर वाटर आइलैंड्स जोन का नक्शा होना चाहिए। स्टाफ सदस्य थोड़ा झिझकते हुए बोला। सेक्रेड सोल द्वीप के अलावा स्पिरिटस की भूमि में विभिन्न आकार के अनगिनत द्वीप थे। क्योंकि स्पिरिटस की भूमि बहुत बड़ी थी, इसलिए वहां इन द्वीपों की संख्या बहुत अधिक थी। इसके अलावा उनमें से कुछ एक दूसरे के काफी करीब थे, जबकि अन्य काफी दूर थे। परिणाम स्वरूप स्पिरिटस की भूमि ने कुछ द्वीपों का उपयोग किया जो एक द्वीप क्षेत्र के रूप में एक दूसरे के करीब थे। साफ जल द्वीप क्षेत्र में कुल 36 द्वीप शामिल थे। वहां केवल एक बड़ा द्वीप था और बाकी मध्यम आकार के द्वीप और छोटे द्वीप थे। फर्स्ट लेयर ने जो नक्शा बेचा वह साफ जल द्वीप क्षेत्र का केवल 1/3 हिस्सा था। फिर भी बहुत कम आत्मा साधक इस क्षेत्र को छोड़ेंगे। ऐसा कहा गया था कि केवल द्वीप मास्टर ही इस क्षेत्र को छोड़कर द्वीप क्षेत्र के अन्य हिस्सों में गए थे। साफ जल द्वीप क्षेत्र, ये जियाओ ने थोड़े समय के लिए सोचा और कहा, क्या कोई बड़ा नक्शा है? भले ही यह स्पिरिटस की पूरी भूमि का नक्शा ना हो, कम से कम कुछ द्वीप क्षेत्रों का नक्शा होना चाहिए। स्टाफ सदस्यों ने कहा, बेशक वहां है। यह तीसरी मंजिल पर है। मानचित्र में क्लियर वाटर आइलैंड जोन और आसपास के अन्य 4 द्वीप क्षेत्रों का स्थान शामिल है। लेकिन सर, आपको वास्तव में ऐसा नक्शा खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि आप अन्य द्वीपों पर जाना चाहते हैं तो आपको विशाल समुद्र से होकर जाना होगा। यदि वे सावधान नहीं रहे तो यहाँ तक कि ओरिजिन फ्यूजन सॉवेन भी मर जाएंगे। इसके अलावा
केवल नॉर्थ फ्यूजन सॉवरीन दायरे के योद्धाओं और उससे ऊपर के योद्धाओं को तीसरी मंजिल में प्रवेश करने की अनुमति है। कर्मचारी ने ये जियाओ की ओर देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसे याद नहीं रहा कि इस द्वीप पर 9 फ्यूजन सॉवरीन रियलम का कोई इंसान था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 360 लाल रंग में औरत। ये जियाओ गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। थोड़ी देर के बाद वह बुदबुदाया, केवल कुछ द्वीप क्षेत्रों का नक्शा है। चूंकि इस मध्यम आकार के द्वीप में पास के द्वीप क्षेत्रों का नक्शा है, इसलिए बड़े आकार के द्वीपों में आगे के द्वीप क्षेत्रों के नक्शे होने चाहिए, या शायद यहाँ तक कि स्पिरिटास की संपूर्ण भूमि का मानचित्र। कर्मचारी की झिझक को नजरअंदाज करते हुए ये जियाओ सीधे तीसरी मंजिल पर चला गया। 2 विशेषज्ञ तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे। उनकी ऊर्जा के स्तर को देखते हुए वे दोनों विशाल मूल समुद्री क्षेत्र आत्मा कृषक प्रतीत होते थे। सोल कल्टीवेशन के बारे में ये जियाओ के दिल में कुछ संदेह थे। वह जानना चाहते थे कि सोल कल्टीवेटर कैसे खेती करते हैं। उनके साधना क्षेत्र अभी भी वही क्यों है, भले ही वे अपनी आत्मिक शक्ति को विकसित करते हों, अराजकता ऊर्जा को नहीं। वह जानना चाहते थे कि इन सोल कल्टीवेटर्स ने सोल फोर्स में खेती करने के बावजूद अपना मूल सागर कैसे बनाया। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका मूल सागर आत्मिक ऊर्जा से भरा हो, उन योद्धाओं के विपरीत जिनका मूल सागर अराजकता ऊर्जा से भरा हुआ है? उनके पास कई प्रश्न थे और इन उत्तरों पर कुछ अनुमान भी थे। जैसे ही दोनों गार्डों ने ये जियाओ को देखा, उन्होंने अपनी आत्मा पर दबाव डाला। ये जियाओ अविचल रहा, विशेषकर उसकी आंखें। उनकी आत्मा के दबाव ने ये जियाओ को थोड़ा सा भी प्रभावित नहीं किया। बस एक साधारण सी हंसी के साथ ये जियाओ ने अपने ऊपर चल रहे दबाव को तोड़ दिया। यह देखकर कि ये जियाओ ने कितनी आसानी से उनकी आत्मा के दबाव को तोड़ दिया था, दोनों गार्ड यह कैसे नहीं समझ सकते कि ये जियो उनसे कहीं अधिक मजबूत है। इसलिए दोनों गार्डों ने हार मान ली और ये जियाओ को तीसरी मंजिल तक पहुंचने की अनुमति दे दी। वे बस हैरान थे कि यह शक्तिशाली मानव कहां से आया। तीसरी मंजिल पहली और दूसरी मंजिल जितनी बड़ी नहीं थी और जगह भी बहुत छोटी थी। यही कारण था कि तीसरी मंजिल पर ज्यादा खजाना नहीं था। ये जियाओ ने एक स्थिति में एक विशाल ब्लेड देखा जो ठंडी आभा उत्सर्जित कर रहा था। ब्लेड पर पैटर्न स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे और यहाँ तक कि भीतर रहस्यमय आभा भी छिपी हुई थी। यह एक आत्मा हथियार होना चाहिए, ये जियाओ ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया, क्योंकि वे इस हथियार से आत्मा की ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, जैसा कि नाम से पता चलता है, सोल वेपन एक ऐसा हथियार है जो भौतिक शरीर के बजाय आत्मा पर हमला करता है। यह पहली बार था जब ये जियाओ ने सोल वेपन देखा। वह बहुत हैरान हुआ। हालांकि वह किसी कारण से इस हथियार के ग्रेड का सटीक निर्धारण करने में असमर्थ था। मानव और आत्मा की 2 अलग अलग दुनियाओं के बीच अंतर के कारण ये जियाओं के पास ज्ञान की काफी कमी थी, लेकिन वे अभी भी मोटे तौर पर इसके मूल्य का अनुमान लगा सकता था। वह बता सकता था कि यह आत्मा हथियार एक रहस्यवादी संप्रभु की आत्मा को अधिक प्रभावित नहीं कर सकता है। ये जियाओ ने सोल वेपन से अपनी निगाहें हटा लीं। हालांकि उसे इस हथियार में दिलचस्पी थी, लेकिन यह सिर्फ एक छोटी सी दिलचस्पी थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसे भी यह उसके लिए बेकार था। अपनी निगाहें हटाते हुए ये जियाओ ग्राहकों को उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए तीसरी मंजिल पर मौजूद लाल कपड़े पहने महिलाओं में से एक की ओर चला गया। सर, क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्या खरीदना चाहते हैं? लाल रंग की पोशाक वाली महिला बेहद सम्मानजनक लग रही थी।
यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि जो लोग तीसरी मंजिल तक जा सकते थे वे या तो शक्तिशाली बलों से थे या शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। चाहे कुछ भी हो, यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे लाल परिधान वाली महिला अपमानित कर सके। मैं स्पिरिटास भूमि का एक नक्शा खरीदना चाहता हूँ। यदि ऐसा कोई नक्शा मौजूद नहीं है तो बस मुझे एक नक्शा दे जो आसपास के कुछ द्वीप क्षेत्रों को समझने में मेरी मदद कर सके। ये जियाओ बहुत सीधा था और उसने उसे अपनी जरूरतें बताईं। मैं लाल पोशाक वाली लड़की के हाव भाव थोड़े बदल गए। पहली नजर में वे आश्चर्यचकित लग रही थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। लेकिन वह पेशेवर थी और जल्दी ही शांत हो गई। उसने ये जियाओ की ओर देखा और सम्मानपूर्वक कहा, सर, हमारे पास पूरी भूमि का नक्शा नहीं है, लेकिन हमारे पास आसपास के कुछ द्वीप क्षेत्रों का नक्शा है। कृपया एक क्षण रुकें, मैं इसे आपके पास लाऊंगा। चूंकि ये जियाओ की आवश्यकता बहुत स्पष्ट थी, उसने उसकी पुष्टि के लिए पूछने की जहमत नहीं उठाई और अचानक गायब हो गई। उसके अचानक गायब होने से ये जियाओ को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह बता सकता था कि यह उसके कपड़ों को ढकने वाले रनों का काम था। जी हाँ, उसने जो लाल कपड़े पहने हुए थे वे कोई साधारण कपड़े नहीं बल्कि एक खजाना थे। ये जियाओ को पहले तो यकीन नहीं था कि यह किस तरह का खजाना है, लेकिन अब वह बता सकता है कि उसके कपड़ों पर मौजूद रून्स उसे सीधे इस जगह और एक निश्चित स्थान के बीच टेलीपोर्ट कर सकते हैं। हो सकता है जिस स्थान पर उसे टेलीपोर्ट किया गया था वह स्काई पवेलियन के खजाने के अंदर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन थोड़ी ही देर में वे फिर प्रकट हो गई। इस बार उनके हाथ में जेट स्लिप थी। सर, नक्शा इस जेट स्लिप में रिकॉर्ड किया गया है। कृपया देखें और पुष्टि करें। ये जियो ने जेट स्लिप ली। इस जेट स्लिप को सील हटाने और अंदर की सामग्री को पढ़ने के लिए सोल फोर्स की आवश्यकता थी। हालांकि मनुष्य आत्मिक बल की खेती नहीं करते हैं, फिर भी वे उत्पत्ति संलयन संप्रभु क्षेत्र की खेती के बाद भी आत्मिक बल का कमजोर उपयोग कर सकते हैं। लाल कपड़े वाली महिला स्पष्ट रूप से ये जियो का परीक्षण कर रही थी। यदि वह सील तोड़ सकता है तो इसका मतलब है कि वह कम से कम एक ओरिजिन फ्यूजन सॉवरेन है। इस छोटे से द्वीप पर ऐसे इंसान की उपस्थिति निश्चित तौर पर बड़ा आकर्षण पैदा करेगी। ये जियाओ को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यदि होता भी तो उसे इसकी तनिक भी परवाह नहीं होती। महिला से जेड स्लिप लेते हुए ये जियाओ ने अपनी विशाल आत्मा शक्ति जेड स्लिप में डाल दी, जिससे सील तुरंत टूट गई। हालांकि लाल कपड़े वाली महिला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जियाओ का अपनी सोल फोर्स पर नियंत्रण भयानक था। मानचित्र को देखकर ये जियो ने पुष्टि की कि वह कुछ द्वीप क्षेत्रों को आसानी से समझ सकता है। फिर उसने लाल रंग की पोशाक वाली महिला की ओर देखा और पूछा, आपने मुझे सीधे इस जेट स्लिप के अंदर दर्ज मानचित्र को देखने के लिए कहा था। क्या आपको डर नहीं है कि मैं इसे अब नहीं खरीदूंगा क्योंकि मैंने पहले ही अंदर की सामग्री देख ली है? लाल कपड़े पहने महिला ने हंसते हुए कहा, मैं बिल्कुल भी नहीं डरती। यदि आप ऐसा करने का साहस करते हैं तो आप स्काई पवेलियन के दुश्मन बन जाएंगे। उस समय जब तक आप स्पिरिटास की भूमि में हैं, आप न केवल आपको किसी भी द्वीप पर स्काई पवेलियन में प्रवेश करने से काली सूची में डाल दिया जाएगा, बल्कि आपका शिकार भी किया जाएगा। आप नहीं जानते होंगे, लेकिन स्काई पवेलियन के पीछे का व्यक्ति सेक्रेड सोल द्वीप पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। पवित्र आत्मा द्वीप, यह नाम उसने पहली बार सुना था। लाल जोड़े वाली महिला के बोलने के अंदाज से लगता है कि यह आइलैंड काफी मशहूर है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा या पूछा, वह बस मुस्कुराया और पूछा, कितना? लाल कपड़े वाली महिला ने उत्तर दिया, 50,000 सोल क्रिस्टल्स। आत्मा क्रिस्टल। फिर ये जियाओ ने पहली बार सोल क्रिस्टल्स के बारे में सुना।
लेकिन वह अभी भी अनुमान लगा सकता है कि ये सोल क्रिस्टल स्पिरिटस की भूमि में उपयोग की जाने वाली मुद्राएं होनी चाहिए और वे अंदर से सोल एनर्जी से भरी होंगी। वह बस इस बात से हैरान था कि क्रिस्टल के भीतर आत्मा ऊर्जा कैसे भरी जा सकती है। वैसे भी सच्चाई तो यह थी कि उसके पास एक भी सोल क्रिस्टल नहीं था और न ही उसे सोल क्रिस्टल का मूल्य पता था। मेरे पास सोल क्रिस्टल्स नहीं है, क्या आप एनर्जी क्रिस्टल्स लेते हैं? ये जियो ने पूछा। लाल कपड़े वाली महिला ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। वह खुद को रोक नहीं पाई और पूछ सकी, क्या ऐसा हो सकता है कि आप अभी अभी इस भूमि पर आए हैं? ये जियाव छुपे नहीं और बस सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं। यह सुनकर महिला को राहत मिली और उसे यह भी समझ आया कि इतना शक्तिशाली मानव इस भूमि के मध्यम आकार के द्वीप पर कैसे प्रकट हो सकता है। इस भूमि में बहुत पतली अराजकता ऊर्जा है। इस भूमि पर अराजकता ऊर्जा की खेती अन्य भूमि की तुलना में दर्जनों गुना अधिक कठिन है। शक्तिशाली मानव का आविर्भाव भी अत्यंत दुर्लभ है। अपना सिर हिलाते हुए लाल कपड़े वाली महिला बोली, हम केवल सोल क्रिस्टल्स का व्यापार करते हैं। यदि आपके पास सोल क्रिस्टल्स नहीं है तो आप सोल क्रिस्टल्स के बदले में हमें एक खजाना बेच सकते हैं और फिर भुगतान कर सकते हैं। ये जियाओ ने सिर हिलाया और सोचने लगा कि कौन सा खजाना बेचा जाए। अंत में उसने मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू की 10 बूंदें निकाली और कहा, इन्हें कितने में बदला जा सकता है? लाल कपड़े वाली महिला ने ये जियाओ से छोटी कांच की बोतल ली। ये जियाओ के पास मूल रूप से यह कांच की बोतल नहीं थी। उन्होंने सृजन नियम के गहन सत्य का उपयोग करके इस बोतल को कहीं से भी बनाया था। दरअसल उन्होंने इस बोतल को बनाने के लिए आसपास की जगह में बिखरे हुए पदार्थों का इस्तेमाल किया। लाल कपड़ों वाली महिला ने मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू को जितना अधिक देखा वे उतनी ही अधिक आश्चर्यचकित हो गई। वह उसकी इन 10 बूंदों से एक अक्षय मात्रा में जीवन शक्ति महसूस कर सकती थी। अंत में वे इसका मूल्य निर्धारित करने में असमर्थ रही। चूंकि ये जियो अब एक अराजकता संप्रभु था, इसलिए आशीर्वाद मॉर्निंग ब्रिलियंस भी मजबूत हो गया था और इस आशीर्वाद से उत्पन्न मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू भी मजबूत हो गया था और उन योद्धाओं को भी आसानी से ठीक कर सकता था जिन्होंने अभी अभी दिव्य जागृति क्षेत्र में कदम रखा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।